आप शेरू प्लेलिस्ट टीवी सुन रहे हैं और अब आप जालिम इस्तांबुल की दास्तान का हिस्सा 44 का आगाज सुनेंगे। तो आइए हजरात, लुत्फ उठाएं। अब इटली के बस में जेमरे ने जवाबी कलाम किया कि सहर आमी मेरे अल्फाजों में उनके लिए ये अल्फाज नहीं कि मैं उनको बाबा जैसा अल्फाज दूं, जिनको मैं इस अल्फाज से बुलाया करती थी। अब वो इस दुनिया से मरहूम हो चुके हैं, तो लिहाजा ये अल्फाज मेरे लिए अब मरहूम हो चुका है। अब ये जवाज नहीं कि मैं ये अल्फाज किसी को दूं, ना मेरे अल्फाजों ने उनको बाबा कहा हो, मेरे अल्फाजों ने उनका नाम लेने की जुर्रत की है। अब बस रुकी तो जेमरे ने कलाम किया कि अच्छा आमी, मैं फोन से अलहदगी लेना चाहती हूँ और मैं फोन रख रही हूँ। तो इस पर सहर साहिबा ने एकदम कलाम किया कि जमरे बेटी फोन मुंतका ना करना, तुमने किसी के साथ एक अर्जी पे से खिदमत करनी है। तो जेमरे बस से उतर के खामोशी से रुक के सहर के कलामात सुनने लग गई। दूसरी तरफ अब जलाल बच्चे के साथ अकेले गुफ्तागो करता है कि बेटा तुमने ऐसा बयान क्यों दिया कि बाबा ने गोली मारी है। मैं तो तुम्हारे कम अकल बाबा को बचा रहा था और बच ही जाते। अब तुम्हारे इस बयान के बाद मेरे बचाने की मुजम्मत को तुमने ऐसा कर दिया कि जैसे दनाई की किताब तुमने ऐसे इंसान के हवाले कर दी जिसने पूरी जिंदगी किताब नहीं पढ़ी हो और किताब को ऐसा समझता है कि जैसे रद्दी के कागज। ऐसा देने वाला भी बुरा और ऐसा लेने वाला भी बुरा, जो दनाई की बात नहीं समझते और रद्दी लेने वाले को ये इल्मगीरी की किताबें फरोख्त कर देते हैं। तो बच्चे ने नम आंखों से कलाम किया कि अंकल, मेरे इस बयान से एक मजलूम को इंसाफ मिला। यानी अंकल, आपको इंसाफ मिला। आप मजलूम थे, मेरे बाबा ने आपको मारना चाहा और आपको मार देते, पर आपने मुझ पे और बहन भाइयों पर बेइंसाफी होने ना दी। बेशक से आपका कंधा जख्मी था, यतीम का अल्फाज और साया आने ना दिया। एक बात बताओ अंकल, क्या ये लोग मेरे बाबा को खूनी समझ के मार तो नहीं देंगे? तो नाचे जलाल ने फौरन अबे हयात से निगाह नम की और बच्चे को अपने सीने से लगाया और कलाम किया कि नहीं, तुम्हारे बाबा के हाथ खूनी नहीं है, मजाल हो तुम्हारे बाबा के हाथ में मेरा या किसी और का खून का कतरा लगा हो। यो तो तुम्हारे बाबा घबरा गए थे बस और उनके हाथ से गोली निकाल दी। तुम्हारे बाबा खूनी नहीं है। तो बच्चे ने कलाम किया कि क्या वो बाबा को छोड़ देंगे? तो जलाल ने कलाम किया कि हाँ, तुम्हारे बाबा छूट जाएंगे। अब तीसरी जानिब इस्तांबुल के जलाल की हवेली में निमान दादी सहर साहिबा को देख के कमरे में बशाक के लिए दाखिल हुई और आके फरमाया कि क्या हुआ सहर साहिबा, तुम्हारे लबों ने खामोशी क्यों रखे हुए हैं? कुछ लम्हे कब तुम किसे बात कर रही थी? तो सहर साहिबा ने जवाब दिया कि किया है निमान साहिबा, इस हवेली की चामक और ढामक के रंग और रोगन को छोड़ के मेरे लब और रुखसार को देखने की फुर्सत कैसे मिली? क्या ये हवेली देखने लिए छोटी पड़ गई है क्या? और मैं तो अपनी बेटी जेमरे से बात कर रही थी। निमान दादी ने कलाम किया कि अल्लाह अल्लाह, सहर साहिबा, तुम्हें तो मैं एक नजर नहीं भाती, तुम्हें तो हर वक्त मेरी निगाह में दौलत की हाबस नजर आती है, जैसे मैं इस हवेली पे मरी जा रही हूँ। चलो मैं मान जाती हूँ कि मुझे इस दौलत सूरत से और इनकी चीजों से चाज है, पर सहर साहिबा, आपको इस हवेली की कौन सी चीज से चाज है जो तुमको यहाँ जंजीर से बंधे हुए है? तुम्हें तो आगा साहब भी पहली नजर में अच्छे नहीं लगे थे। जब आगा साहब ने तुम्हारी लड़कियां को देखा तो तुमको ऐसा लगा कि गोया उनकी नजर बद है। अब तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लग रहा? सहर साहिबा, जरा सोचो। जलाल ने अपनी बीवी के बचाए इटालियन के तीबी अमला को बुलाने के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारी चहती बेटी को झटके से इटली बुला लिया। सहर साहिबा, ये उबलता हुआ खून किस वक्त और किस उम्र में जोश मारे।
पता नहीं लगता। तो सहर ने कलाम किया कि निमान दादी अपने गलिस फरमान और कलामात मेरी बेटी के बारे में आइंदा ना कहना। मेरी बेटी का दामन पाकीज़ा दामन है। आइंदा अपनी गलीस जबान से पाकीज़ा दामन को गलीस कीचड़ से नापाक ना करना। नफरत आगेज निगाह से देख के सहर कमरे से रुखसत हुई और निमान इधर उधर देखने लग गई। जलाल की हवेली के बैरूनी तरफ डमला कराचाए सनग्लास जेर किए हुए अपनी दोस्त गोंजे के साथ फोनी राब्ते में थी और बाहर निकली। गुफ्तगू ये थी कि अच्छा गोंजे, मैं आ रही हूँ, ताकि मैं तुमसे अपने जहन के बंद ताले खोलवाऊंगी। ओके गॉड बाय मेरी जान। डमला कराचाई ने मोबाइल नीचे क्या किया। डमला की नजर जेहान पे पड़ती ही जो पुरानी टूटी फूटी टैक्सी को टूटे दरवाजे की मुरम्मत कर रहा था, तो डमला ने देखकर मुस्कुरा दिया। फिर गुजरते हुए कलाम किया कि मुझे लगा कि तुमने दिलरुबा टैक्सी की खातिर कोई मैकेनिक हायर करके मुरम्मत करा दी होगी। मुझे क्या मालूम तुम अपनी दिलरुबा टैक्सी के तुम खुद मैकेनिक बन जाओगे और इसी चक्कर में मैंने टैक्सी बुक नहीं करवाई। एक बात बताओ, तुम खटारा टैक्सी को छोड़ के हमारी अलीशान कार में बैठ क्यों नहीं जाते? माना कि तुम मेरे वालिद साहब के कर्ज तले दबे हो, पर मेरे आगा बाबा इतने भी बुरे इंसान नहीं जितना तुमने समझा हुआ है। तुम्हारी इस दिलरुबा की हालात देख के थोड़ा बहुत तरस खा के तुम्हें मोहलत दे देंगे। तो जिहान ने जवाबी कलाम किया कि क्या ये अलीशान कारें, ये तो अमीरों के लिए महज एक महंगा खिलौना है। बस अमीर ज़ादे खुद चला नहीं सकते। गुर्बत की लाकीर नीचे जो फकीर होता है, जो दर्जा के मुलाजमते मानता है इन अमीर ज़ादों से, और ये अमीर ज़ादे अलीशान महंगे खिलौने फकीर के हाथ दे देता है। अगर फकीर से इनका अलीशान खिलौना टूट जाए तो ये इनकी फकीरी को नहीं छोड़ते, अपने कर्ज तले दबाए रखते हैं। गुया जो हम सांस ले तो इनकी मर्जी से ले, और अपनी चीज का अपना ही मजा होता है। डमला ने कलाम किया कि तुम तो बस अमीरों को तनकीद करते रहते हो। क्या है फकीरी, क्या है अमीरी, ये तो मुशक्कत के दर्जे है। अमीर का बाप शान और शौकत बचाने बाहर निकले तो सालों साल लौट के ना आए, पर एक गरीब का बाप जाए तो शाम को लौट तो आता है। शोकर मनाओ कि तुम गरीब हो। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे किसी को इंतजार करवाना पसंद नहीं। वो जा चुकी तो जेहान मुस्कुराया। दूसरी तरफ अब जलाल इटली के पुलिस स्टेशन में खाली कुर्सी बैठ के एकदम खड़ा होता है। दोनों हाथ टेबल पे एकदम रख के कलाम करता है कि बस बहुत हुआ, मैं मुकदमा खारिज करवाता हूँ। ऐसी कोई गोली नहीं चली, ना मुझे ऐसी गोली लगी। तो ऑफिसर ने जवाबी कलाम किया कि जलाल साहब तहामुल का मुजाहिरा करो, ये इटली है, यहाँ के सख्त कवानीन है। पर मुझे अच्छा लगा कि जिस आपने मुज़ाहमत की कि एक गरीब बच्चे के वालिद को छुड़ाने की। देखो जलाल साहब, मैं तो पहले सख्त खिलाफ था अमीर ज़ादों के, पर आपने मेरा नजरिया बदल दिया। आप जरा सी भी फिक्र ना करें, ये मेरे हाथ में केस है और मैं बच्चे के साथ ज़्यादती होने नहीं दूंगा। तो जलाल ने कलाम किया कि नहीं, तुम मेरा एक काम करवाना है। दूसरी तरफ इस्तांबुल में यूनुस अपने हाथ से मरम्मत किया हुआ फ्रेम देखता है, तो दुकानदार उस्ताद ने देख के फरमाया कि क्या देख रहे हो, जो तुमने इस पर जो अपनी मशक्कत की है, क्या तुम वो देख रहे हो? तो यूनुस ने कलाम किया कि हाँ चाचा, मैं वही देख रहा हूँ कि पहले हाथ की पहली मशक्कत कैसी होती है। तो उस्ताद ने कलाम किया कि बेशकीमती। और अब यूनुस ने कलाम किया कि अब बताओ उस्ताद, मेरी कारीगरी कैसे रही? तो उस्ताद ने कलाम किया कि अभी तुम बचे हो और तुम्हारी कारीगरी कच्ची है, तुम्हारे अंदर कुछ खामियां हैं। ये गुजरता हुआ वक्त ही तुम्हारी खामियां दूर करेगा और तुम्हें आला दर्जे का कारीगर बना देगा। अब यूनुस ने कलाम किया कि चाचा, अब आपकी उजरत कितनी की बनी? तो उस्ताद ने रकम ना ली और यूनुस के रकम से भरे हाथ को अपने हाथ से दबा के बंद किया और कलाम किया कि इसको तुम अपनी पहली दिहाड़ी समझो।
तो यूनुस ने कलाम किया कि क्या चाचा अपना नुकसान क्यों कर रहे हो, एक मालदार को ढियारी दे रहे हो। तो उस्ताद ने कलाम किया कि मैंने कभी घाटे का सौदा ना किया, ना ही मैंने किसी कारीगर की उजरत खाए हो। ऐसे लुक़मे मेरे लिए हलाल नहीं हराम है, ये तुम्हारी कारीगरी की उजरत है। तो यूनुस ने कलाम किया कि देखो चाचा, कारीगर बने का बुत मुझ पर कभी सवार ना हुआ। जहां मैं मौजूद हूँ, इस चीज की मरम्मत मुझे खींच लाए, मुझे और कमाने की ख्वाहिश नहीं। और उस्ताद की टेबल पे रकम रख के चलता बना। तो उस्ताद रकम को देख के और हाथ में लेके मुस्कुरा के कलाम किया कि तुम जरूर लौट के आओगे। अब इटली की जेल में बंद बंदा यूसुफ से कलाम किया कि मुझे लगता है कि साले किसी छोटे बच्चे ने तेरी खोपड़ी पर पैरों वाली गेंद से जो बच्चे खेलते हैं बाल मार के हिला दी हो। आबे मैंने 1750 mm की गोली उसके कंधे पे मारी है। तुझे क्या लगा कि वो बंदा मुझे जेल से निकल के अपनी मुलाजमत देगा? ए अबे सुन मज़ाहिया हदायतकार, जाके अकल के कच्चों को ये कहानी सुना। फिर इतने में 2 अहलकार कदमों की आवाज सोना के आ जाते हैं और जेल का ताला खोल देते हैं। तो यूसुफ ने अहलकार की तरफ नजर मार के उस बंदे को अपनी नजर दिखा के कलाम किया कि देखो वो आ गए। वो जेल के अंदर आए उस बंदे को ले गए। अब यूसुफ मुस्कुराता है। 2 अहलकार उसके लेके जा रहे थे और वो तशवीश के साथ मारे जा रहा था। तो उसने कहा कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? क्या मुझे बना गोली मारे दफनाने का इरादा है क्या? एक एकार ने जवाबी कलाम किया कि चुपचाप चलते रहो, अगर जलाल इल्दिज़ देखो तो पहचाने से मानना कर देना, अगर पहचान भी जाओ तो ये कहे देना कि सेल्फ डिफेंस में मुझसे गोली चली है। और अब उस बंदे को हेड कांस्टेबल के पास ले आए। जलाल को शीशे पीछे दिखा के हेड कांस्टेबल ने सवालिया कलाम किया कि क्या इस शख्स को पहले कभी देखा है? तो उस बंदे ने फरमाया कि नहीं। हेड कांस्टेबल ने कलाम किया कि क्या ये तुम्हारी गन है? तो उस बंदे ने कहा कि हाँ ये मेरी गन है, कुत्तों को डराने के लिए रखी है, रात को सोने नहीं देते। तो हेड कांस्टेबल ने कलाम किया कि क्या तुम्हें ये इंसान भी कुत्ता लगता है, या ये इंसान आधी रात को कुत्ते की तरह तुम्हारे आशियाना के आगे भौंकता है? तो उसने कलाम किया कि नहीं। हेड कांस्टेबल ने कलाम किया कि फिर तो तुम मुझे वो शख्स लग रहे हो जो बिना देखे दूसरों पर गोली चला देता है। अब मुझे अपनी दिनाई से बताओ कि तुम्हारी पिस्टल की गोली उस इंसान के कंधे पे जाके कैसे लगी? तो बंदे ने कलाम किया कि मेरा निशाना पागल कुत्ते पे था, खुदा जाने ये कब बीच में आ गया, पता ना लगा। क्या जनाब, मैंने इन कुत्तों को मार के अंदर होना है। ये पिस्टल आवारा कुत्तों को डराने के लिए है, ना कि मारने के लिए। हेड कांस्टेबल बोला कि इसका ये मतलब कि तुम इस इंसान को नहीं जानते। तो वो बोला कि वाला अलम, इस थोपड़े को पहली दफा देख रहा हूँ। हेड कांस्टेबल ने आस किया कि इस पर तुम अपने दस्तखत करो। उस बंदे ने सवालिया कलाम किया कि पढ़े लिखे इंसान कागज के टुकड़े ना दिखा, एक अनपढ़ इंसान को कागज के टुकड़े दिखा देते हो, आखिर ये कागज के टुकड़े किस बल्ला की है? ऑफिसर ने आस किया कि तुम गवाही देते हो कि तुमने जलाल इल्दिज़ पे सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी। जलाल इल्दिज़ ने तुमको गोली मारने का आज़ाला करने के लिए तुमको अपनी मुलाजमत दी है। तुम्हारी कारकर्दगी जांचने के लिए तुमको 1 माह के लिए फ्री ट्रायल पे रखेंगे। वो बंदा देखते रह गया। दूसरी जानिब इस्तांबुल में नूर मैडम की गाड़ी मेडिकल स्टोर पे रुकी और अपनी कार से कदम बाहर निकाले। फिर तशरीफ मेडिकल स्टोर पे ले गई। जाते साथ अपना हैंड बैग काउंटर पे रख के कलाम किया कि जो मैंने कहा था वो ले आए। तो उसने कलाम किया कि ये लो मैडम, पर एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें नशावर बहुत मिकदार में है।
तो नूर मैडम सोइंच लेके देख के मुस्कुरा के अपने बैग में रख देती है। फिर स्टोर से निकल के कार में बैठ आस किया कि इस कार को कैफे ले चलो। अब इटली में बच्चे के बाप की हाथकारी खोल जाती है और दूसरी तरफ जलाल के हाथ में हाथकारी लग जाती है। कुछ लम्हे बाद जेम्रे दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन आ जाती है। मेज पे हाथ रख के आस किया कि क्या यहाँ जलाल का मुकदमा सरे फहरिस्त है। लेडी ऑफिसर ने कलाम किया कि सॉरी डैडम, हम हिफाजती इकदामात के पैसे नजर हम नहीं बता सकते। तो जेम्रे मुखातिब हुई कि प्लीज बताएं उनको किसी से खतरा है। तो लेडी रजिस्टर में नाम की तस्दीक करके बताती हूँ। फिर तस्दीक करके मुताबिक हुई कि जी हाँ, उनके नाम पे मुकदमा सरे फहरिस्त है। आप इंक्वायरी रूम की तरफ चली जाए। तो वो ऑफिसर जलाल की हथकड़ी पकड़े हुए रूम से बाहर आए तो जेम्रे के कदम हथकड़ी को देख के ठहर गए। इतने में जलाल के वकील आ निकले तो ऑफिसर ने कलाम किया कि आए जेम्रे मैडम के मैंने निशानदाही की थी कि मेरे हाथ में एक मछली का एक जाल है। तुम्हारे मुजिज जलाल साहब को हथकड़ी पहना के ले आया। तो जेम्रे हथकड़ी तस्वीर से देखने लग गई। तो जलाल ने फरमाया कि क्या जेम्रे क्या देख रही हो, तुम तो अपने बच्चों के पास इस्तांबुल लौटकर जा रही थी, तो ऐसा क्या हुआ कि तुम जा सकी? अच्छा, तुम ये मेरे हाथ में हथकड़ी देख रही हो, ये मेरे लिए महज औरत जात के दो कड़े लगते हैं। इनमें वो दम नहीं जो जलाल के हाथ रोक सके। मेरे वकील मेरे साथ है। तुम एक औरत जात हो तो लिहाजा बेहतर होगा कि तुम इस्तांबुल लौट जाओ। तो जेम्रे ने जलाल को देखकर कलाम किया कि जलाल साहब, मैं एक फरियाद लेके आई हूँ। अब तीसरी जानिब दमला कराचाई की आमद एक कैफे में हुई, जहाँ गुंजे बैठकर कॉफी पी रही थी और डमला सन गलास उतर के बैठ गई। तो डमला कराचाई ने कलाम किया कि हाँ जाने मन, तुम्हारे लिए और कॉफी मंगवाओ। तो गुंजे ने कलाम किया कि नहीं, मैं तुम्हारे इंतजार में 10 कप खाली कर चुकी हूँ और पियोगी मर जाओगी। कैफे के बाहर नूर मैडम की कार आ रुकी। कैफे में तशरीफ लाके जो डमला के करीब तरीन खवातीन जो सट्टाबाजी में मसरूफ थी, इनकी मेज के साथ खाली कुर्सी में आ बैठी। और इसके साथ ही जालिम इस्तांबुल का एपिसोड 44 का हिस्सा एक इख्तादम हो जाता है, जिनके राइटर शेर अफगन है। तो लिहाजा हजरात, और एपिसोड सुनने के लिए शेरू प्लेलिस्ट टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें।